ले जी, नेक्स्ट लेक्चर आ गया हमारे पास, लेसन नंबर 33, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है। अच्छा, नीचे इसने वेरिएंस का फॉर्मूला हमें लिख कर दे दिया है। ठीक है, जो हमारा वेरिएंस स्क्वायर होता था, स्क्वायर ऑफ डेविएशन मीन्स का जो स्क्वायर हम लेते थे उसको सम अप करके टोटल जो हमारे पास आता था, तो हम उसको डिवाइड करते थे t-1। टी माइनस से हमारा कितना टाइम पीरियड था उसमें से हम 1 को माइनस कर देते थे। अगर 4 ईयर्स का था तो 4 - 1 यानी कि 3 ईयर्स को हम टोटल अमाउंट ऑफ स्क्वायर डेविएशन के ऊपर हम डिवाइड करते थे, तो हमारे पास वेरिएंस निकाल आता था। ऑलराइट, ये उसने एक फार्मूला बना के दिया हुआ है, बट इसको भी याद रखना है कि मे भी आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर फार्मूला लिखकर पूछा जा सकता है कि वेरिएंस का कौन सा फार्मूला है, तो आप उसको बता सकें। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें दिया हुआ है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ईयर उसने दिया हुआ है, देखें 2000, 2001, 2002, 2003। कंपनी एक्स का रिटर्न जो दिया हुआ है -20, 50%, 30%, 10%, और कंपनी वाई का रिटर्न है 5%, 9%, -12% और 20% का रिटर्न है। क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट आर द एवरेज रिटर्न वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड विच इन्वेस्टमेंट वाज मोर वोलेटाइल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना जो आपको गिवन दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से। देखिए, एग्ज़ाम के अंदर ड्यू टू शॉर्ट टाइम हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो एक्स और वाई रिटर्न कंपनी का नहीं देगा। ठीक है, लेकिन हमें वो कोई एक रिटर्न दे सकता है, या तो वो टेबल की फॉर्म में भी दे सकता है, या वो हमें एक स्टेटमेंट के अंदर भी बता सकता है कि 2000, 2001, 2002, 2004। ठीक है, ये उसकी ईयर्स हैं। और कोई भी कंपनी एक्स है या ए कंपनी है, ठीक है, या अली नाम की एक कॉरपोरेशन है, किसी भी नाम की वो कॉरपोरेशन का नाम ले ले, और उसका जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो इस साल में इतने, इस साल में इतने, इस साल में इतने हैं। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, वो आपको डायरेक्ट भी कह सकता है कि इसका वेरिएंस फाइंड आउट करें, वो आपको डायरेक्ट भी कह सकता है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें, या वो आपको सेपरेटली भी कह सकता है, जिस तरह इसने स्टेटमेंट में गिवन दिया है कि एवरेज रिटर्न फाइंड आउट करें, वेरिएंस फाइंड आउट करें और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। ठीक है, इस तरह से भी वो बता सकता है और अलहदा भी बता सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, और एक और चीज़, इस तरह की स्टेटमेंट आपको 5 मार्क्स के लिहाज से मैंने आपको बताई, इस तरह की स्टेटमेंट आपको 3 मार्क्स में भी आएगी, लेकिन वो 3 मार्क्स में आपसे फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं पूछेगा। ऑलराइट, वो सिंपल आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज रिटर्न बताएं, तो आपने इन सबको सम अप करना है और उस पर डिवाइड कर दें। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम एवरेज रिटर्न किस तरह से इसका फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है, और आई होप सो कि आप में से भी किसी ना किसी स्टूडेंट्स को ये अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा ज़रूर। अच्छा, अब व्हाट आर द एवरेज रिटर्न, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एवरेज रिटर्न हम किस तरह निकालते हैं, हम जिसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब वो कहता है कि कंपनी एक्स एवरेज रिटर्न -20, ठीक है, 50%, 30%, 40%। आप इन सबको सम अप कर लें और इसको डिवाइड कर दें 4 ईयर्स के ऊपर, क्योंकि 2000 से लेके 2003 तक हमारे पास जो रिकमेंडेड जो ईयर्स हमें गिवन दिए गए हैं वो हमारे पास है 4 ईयर्स। तो जब हम उसको 4 ईयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.175 या 1.75 या 17.5% हमारे पास आएगा। ये कंपनी एक्स के लिए ये उसका रिटर्न है। ठीक है, और जो एवरेज रिटर्न है वो ना सिर्फ आपको उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है, या आपको एमसीक्यूज़ में भी देखने के लिए मिल सकता है। 2-3 उसने रिटर्न्स दिए हुए हों और वो बताएं कि इनमें से कौन सा एवरेज रिटर्न है, तो आपने उसको सॉल्व करके बताना है कि ये एवरेज रिटर्न होगा। अच्छा, इसी तरह उसने कंपनी वाई का रिटर्न फाइंड आउट किया है।
0.5, 0.9, -12 और +20 को उसने प्लस करके 4 पे डिवाइड कर दिया, तो 0.055 या 5.5% आपका कंपनी वाई का जो है एवरेज रिटर्न वो निकाला आया है। अच्छा, अब इसके बाद अब हमारे पास बात आती है वेरिएंस की। अब हम इसका वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पीछे हमने एक वेरिएंस देखा था कि हमने इसका स्क्वायर ऑफ डेविएशंस लिया था, फिर t-1 हमने करके हमने उसका जो वेरिएंस था वो हमने फाइंड आउट किया। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका वेरिएंस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, कंपनी एक्स। ठीक है, कंपनी एक्स का जिस तरह होगा उसी तरह कंपनी वाई का भी होगा, या और कोई भी कॉर्पोरेशन होगी जो जिसका क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा, उसका वेरिएंस बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेट होगा। अच्छा, एक्चुअल रिटर्न्स उसने वही लिखे हुए और उसका उसने टोटल किया, उसने कहा कि 0.70 या 7.0% आपके पास इसका टोटल रिटर्न है। एवरेज रिटर्न सिमिलर रहेगा जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया 0.175, जो कि चारों ईयर के अंदर सेम आएगा। अब जो डेविएशन ऑफ फ्रॉम द मीन था वो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, जब हमने एक्चुअल रिटर्न में से माइनस कर दिया एवरेज रिटर्न। ठीक है, याद रखना है जब भी आप मीन निकालते हैं, डेविएशन ऑफ मीन की बात जब भी आप करेंगे आप हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल रिटर्न में से आपने एवरेज रिटर्न को माइनस किया तो डेविएशन ऑफ मीन निकल आया। सही है। अब इस तरह का जो ये जैसे डेविएशन ऑफ मीन जो हमने निकाला है, इस तरह का क्वेश्चन या आपको MCQs में भी आ सकता है कि वो एक स्टेटमेंट दे जिसमें वो आपको एक्चुअल रिटर्न की बात करे कि अमाउंट दे और एवरेज रिटर्न की अमाउंट दे, और एट द एंड वो आपको कहता है कि इसका डेविएशन ऑफ मीन फ्रॉम मीन क्या होगा। ठीक है, तो आपने एक्चुअल रिटर्न में से माइनस कर देना है एवरेज रिटर्न, तो आपका डेविएशन ऑफ मीन निकल आएगा। ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि यही एक छोटे छोटे होते हैं कि जो क्वेश्चन के अंदर से आपके MCQs बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, जो आपके सामने एग्ज़ाम में आते हैं और एक स्टूडेंट के बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि यार ये चीज़ उसने कहाँ से निकाल के दे दी, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं थी, या अगर हमने पढ़ी भी थी तो वो तो एक पूरा प्रोसेस था, तो उस तरह से हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। ओके, अच्छा, तो आपने जब इसको माइनस किया तो -0.375 आपके पास आ गया। अच्छा, इसी तरह आपने सबके निकाल ली। स्क्वायर डेविएशन क्या हुआ कि -0.375 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 0.140625 आएगा। ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो माइनस की वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक ही प्लस की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं, 2 की पावर में आ जाता है। ओके, इसी तरह हमने सबका लिया और हमारे पास टोटल आया 0.267500। अब जब हम 0.267500 का डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला t-1, ठीक है, t 4 ईयर्स -1 कर देंगे तो 3 ईयर्स। जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0892। ठीक है, और इसी तरह इसने यहाँ पे कंपनी वाई को कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन उसने उसका वेरिएंस बताया हुआ है, जो बताया 0.0529 डिवाइडेड बाई 3। तो कंपनी एक्स का वेरिएंस आया आपके पास 0.0892 एंड कंपनी वाई का 0.0176। ठीक है, ये आपके पास दोनों का वेरिएंस आ गए। अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो क्या होती है, स्क्वायर होती है, स्क्वायर रूट होती है या स्क्वायर होती है किसका, वेरिएंस का। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे वेरिएंस का तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनी एक्स 0.2987 एंड कंपनी वाई 0.1327। ठीक है, आपके पास ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब MCQs आपका इस तरह भी आ सकता है कि वो आपको एक सिंपल एक स्टेटमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का आपको वेरिएंस देते। ठीक है, अब वो आपको कंफ्यूज इस तरह भी कर सकता है। एक चीज़ याद रखनी है कि सिंपल तो एक वो आपको वेरिएंस देते, ठीक है, और उसको कह के आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा MCQs में, तो आप उसका सिंपल आप अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। दूसरी चीज़, वो आपको स्टेटमेंट इस तरह से भी दे सकता है एग्ज़ाम के अंदर कि आपके पास वेरिएंस तो गिवन है, ठीक है, बट साथ साथ वो एक अपने से अमाउंट दे देता है। लेट्स सपोज वो कहता है वेरिएंस इसका ये है, जबकि एवरेज रिटर्न इसका
ये होगा या एक्चुअल वैल्यू इसकी ये होगी, तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि वो कंफ्यूज करने के लिए यूज़लेस स्टेट पॉइंट्स वो ऐडअप कर सकता है क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपने नॉर्मली 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखा होगा जिनमें टेबल्स वगैरह आते हैं, तो वो एक आधी अमाउंट ऐसी दे देता है कि जो फॉर्मूले में नहीं लग रही होती, सिर्फ वो कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो इस तरह से वो कुछ एक आधा MCQs बना सकता है कि जिसमें वो अनयूजुअल अमाउंट उसमें ऐड कर दे कन्फ्यूजन के लिए। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिर्फ वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो आपने वेरिएंस की अमाउंट लेनी है, उसका अंडर रूट लेना है, और दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा, और जो आप ऑप्शंस में देखेंगे आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न। अच्छा, मैं आपको ना एक और MCQs बताता हूँ जो कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। होपफुली शायद ये सभी को MCQs एग्ज़ाम में आए, ना भी है तो कोई नहीं, किसी को तो आएगा। अच्छा, अब एक MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि वो कौन से मेथड्स हैं, या आपसे पूछ लिया जाए वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप रिस्क को RAS के रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं, ठीक है। बेसिकली मेथड एक ही, उसकी 2 ब्रांचेस कह लें या 2 ही मेथड्स उसको कह लें। एक मेथड आपका वेरिएंस और दूसरा मेथड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। थ्रू वेरिएंस एंड थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, आप जो रिस्क है आपकी इन्वेस्टमेंट का या आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो रिस्क है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, वर्ड से ज़ाहिर है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर हमें एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे, उस पर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। वो अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा जो हमें मिल चुकी है, मैं उस अमाउंट की बात कर रहा हूँ जो हमें मिल सकती है, ठीक है, इन द फ्यूचर। या इसको आप कह सकते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोस हमें कौन कौन से मिल सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं। ओके, एक बात आपकी ये होगी। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड रिस्क मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब वो कहता है ये क्या है, कहता है कंसिडर करें अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम हैज़ अ ईयर्स वी हैव लुक 2 स्टॉक्स L and U, ठीक है। हमारे पास 2 स्टॉक हैं, एक L स्टॉक है और एक स्टॉक U है, एंड दे आर एक्सेप्टेड टू हैव अ रिटर्न 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली इन द कमिंग ईयर, ठीक है। वाई टू इन्वेस्ट एंड होल्ड स्टॉक U, ठीक है, हम क्यों स्टॉक U में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्टॉक L हैविंग हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न में एक्चुअली परफॉर्म एबनॉर्मली, ठीक है। अभी ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, एबनॉर्मली उसने क्यों वर्ड यूज़ किया है इसका, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके MCQs के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको आ भी सकता है। इट कुड गो टू 70% इन इकोनॉमिक बूम और मे स्लाइड टू -20% इन इंक्रीज, ठीक है। अब उसने 2 बातें की हैं कि जो बूम के अंदर जो आपका स्टॉक है, ठीक है, L, वो 70% इकोनॉमिक बूम कर रहा है, जबकि रिसेशन के अंदर वो -20% है, ठीक है। यानी कि बूम में वो ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन दिखा रहा है, जबकि रिसेशन के अंदर -20% वो आपको मार्जिन दिखा रहा है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वी कैन से इन द लाइक नेगेटिव वैल्यू ऑफ योर इकोनॉमिक स्लाइड। अच्छा, अब जो एक कॉन्सेप्ट है वो देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ठीक है, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, सही है।
जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे एट द एंड आपको उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा, उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जितना आप कम रिस्क लेंगे एट द एंड आपको उतना कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, जिसमें वो आपको कहेगा 7 आप एग्जांपल दें। ठीक है, वो कुछ भी बना के दे सकते हैं, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए इस चीज़ से लेकर। ठीक है, रिलेटेड। अब इसके एग्जांपल आप ये दे सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, या गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, ये लो रिस्क की होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें इसमें क्या मिलता है, लो रिटर्न मिलता है। ठीक है, हमें इतने ज़्यादा इसमें रिटर्न देखने को लिए नहीं मिलता, लेकिन ऑल दो अगर हम किसी प्राइवेट फर्म की बात करें या किसी प्राइवेट फर्म के किसी बॉन्ड्स की बात करें, तो वह बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएटेड बॉन्ड्स होते हैं, उनके एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, कभी वो बूस्ट कर जाते हैं, कभी वो स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक रेशियो के मुताबिक उस वक्त कंट्री की क्या कंडीशन है। लेकिन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होते अदर देन द प्राइवेट फर्म्स के बॉन्ड की निस्बत। ठीक हो गया, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और जितना कम रिस्क होगा उतना कम आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अभी इस चीज़ को जो नेक्स्ट पॉइंट है हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक पॉइंट रखा है रिस्क प्रीमियम का। ठीक है, रिस्क प्रीमियम हमारे पास क्या है, बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन ऑफ हाई रिस्क एंड लो रिस्क कह लें, या आप कह लेंगे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, जो आपके पास रिस्क प्रीमियम है, इसने लिखा हुआ भी है द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन अ रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड दैट ऑन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो है 10%। ठीक है, और आपकी लो रिस्की इन्वेस्टमेंट है 5%, तो 10 - 5 आपके पास 5 आ गया, तो ये आपके पास आ गया रिस्क प्रीमियम। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये रिस्क प्रीमियम है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको आता है, जिसमें आपको इसने एक्चुअली आपको बताया होता है कि आपकी रिस्की इन्वेस्टमेंट ये होगी और जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी ये होगी। सिर्फ आपने इसको माइनस करना है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर सवाल आता है। ठीक है, सवाल आता है रिस्क प्रीमियम का, इसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं है इस चीज़ को। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अब उसने स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात की है। ठीक है, हमने रिसेशन की और बूम की बात की। अब वो कहते हैं कि सपोज करें कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो इक्वल है 50% है, यानी कि 1 होनी चाहिए हमेशा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होनी चाहिए ऑलवेज। अच्छा, जो स्टॉक एल है उसकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न उसने बताया है रिसेशन में, उसने बताया कि -20% है, जबकि बूम के अंदर उसने बताया 70% है। ठीक है, अब इसको आपने कैलकुलेट क्या करना है, देखो अब आपने इसका कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। आप कई सवाल देखेंगे एग्ज़ाम के अंदर, डिफरेंट स्टूडेंट्स को आएंगे, जिसमें वो आपसे ये बात करेगा कि आपको 2 वैल्यूज़ देगा या 3 वैल्यूज़ देगा, उसके बाद वो आपको ये बताएगा कि आपने इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो आपसे 5 मार्क्स के अंदर इस सवाल का तकाजा करता है, 3 मार्क्स में इसको नहीं पूछता। ठीक है, अगर वो पूछ भी ले बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी सी नौइयत चेंज हो जाती है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन सिमिलर प्रोसेस होगा। ठीक है, अच्छा, उसमें जब भी आपको वो देगा वो आपको एक प्रोबेबिलिटी देगा और एक कोई भी स्टॉक देगा, रिटर्न देगा किसी भी एक स्टॉक का, स्टॉक एल दे देगा, स्टॉक ए या स्टॉक बी के नाम से, वो इस तरह से कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कैसे करेंगे, सिंपल है, उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जो उसने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है उस फिगर की। ठीक है, जैसे स्टॉक एल है उसकी वैल्यू दी हुई है, जहाँ पे -20 दी है, तो 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप -0.20 के साथ, तो आपके पास आएगा -0.10। ठीक है, ये इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, समझ गए हो। इसी तरह जब आप बूम में देख रहे हो 0.50 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.70 से, तो आपके पास आएगा 0.35। ठीक है, बूम के अंदर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया 0.35।
ठीक हो गया। जब आप इन दोनों को सम अप कर दोगे, देखो रिसेशन के लिहाज से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला -0.10, बूम के लिहाज से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला 0.35। ओके, जब हम इसको क्या करेंगे, जमा कर देंगे तो 0.25 आएगा। जो 0.25 है ना, ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एल है। इसी तरह स्टॉक यू को देख लो। स्टॉक यू के अंदर भी हमने कहा था हमारे पास सेम प्रोबेबिलिटी है 0.50 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से तो 0.15 आ जाएगा, और जहाँ रिसेशन में, और जब हम बूम की बात करते हैं तो 0.50 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.10 से, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास आता है 0.05, ठीक है। जब हम इसको जमा करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ यू आएगा, स्टॉक यू, वो आएगा 0.20। ऑलराइट, ठीक है, कितना सिंपल था। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको पेपर में आ सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, पेपर में वो आपको टेबल बनाकर नहीं देगा। हो सकता है कि जब वो कुछ आगे हम जो 3 स्ट्रोक्स की बात करें, 3 स्ट्रोक में तो अब इतना वो जाएगा नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा नॉर्मल है, 90 मिनट्स पेपर हैं, 60 मार्क्स का पेपर है, 33 आपके एमसीक्यूज़ होंगे, और ऑल दो आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसके कंपैरेटिवली आई डोंट थिंक सो वो 3 के ऊपर जाएगा। वो हो सकता है वो अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन भी एडअप करे तो वो आपकी आसानी के लिए एडअप करे, वो आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दे, जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूम ना हो उसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। बट ऑल दो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये इस तरह से आपके 2-2 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाले हैं, अगर आपको पता हो तो इतना मुश्किल नहीं। इसके लिए आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं। आई विल प्रेफर यू, आप जाएं एक्सेल के ऊपर, और एक्सेल पे ऑलरेडी आपके पास टेबल, चार्ट्स, कॉलम बने हुए होते हैं। एक्सेल सेल, आपके पास एक्सेल शीट होती है, ठीक है। आप सिंपल उसमें नाम लिखें, ईयर्स लिखें, प्रोबेबिलिटी लिखें, ठीक है। आई थिंक सो उसमें 2 मिनट लग जाएंगे आपको, 2 से 3 मिनट लगेंगे लिखने के अंदर, और कैलकुलेशन में सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एंड के ऊपर आपने उसको टोटल आपको आंसर बताना है। उसी को आपने कॉपी करके आप अपने जो एग्जामिनेशन शीट है, ठीक है, आप उसके ऊपर पेस्ट कर दें, और उसको आप क्वेश्चन के आंसर को आप सेव कर दें, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लेकिन देखिए, अभी हम ना इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब पोर्टफोलियो के अंदर बात करेंगे ना, हमारे पास वहाँ पे वेट आ जाएंगे, ठीक है। हम वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड रिटर्न इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा, उस चीज़ को आपने देखना होगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक होपफुली आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब वही इसमें रिस्क प्रीमियम आ गया हमारे पास, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और इस बार भी आएगा, ठीक है। रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, ऑलराइट। अच्छा, अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें। अब जो पेपर में आता है ना, वो इस तरह से नहीं देगा स्टॉक ए का ये होगा, स्टॉक बी का ये होगा। मतलब कि अगर 3 नंबर में आएगा ना, तो वो आपको एक सिंपल कोई भी एक स्टॉक देगा और उसका कहेगा रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करें, ठीक हो गया। अगर ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो वो आपको 2 स्टॉक देगा, स्टॉक देगा, बॉन्ड्स देगा, ये शेयर्स दे देगा, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला हमने देखना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, या रिस्की इन्वेस्टमेंट माइनस रिस्क फ्री रेट, दोनों बिल्कुल ठीक है, जो कि डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। 5 नंबर में वो 2 भी दे सकता है और 3 नंबर में वो 1 भी दे सकता है। तो सिंपल आपने माइनस करके इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये पूरे पक्के नंबर होते हैं इसके। अच्छा जी, अच्छा, अब अनइक्वल प्रोबेबिलिटी की हमने केस देखे हैं, प्रोबेबिलिटी के केस देख लेते हैं। देखिए, अभी हम देखा इक्वल में हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया वो आया 0.25 और 0.20। इसमें हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी थी। अच्छा जी, अब अनइक्वल देख लेते हैं। अब पहले हमारा 0.5 था, अब वो कहता है कि रिसेशन हमारे पास कितना हो गया, 80 पे चला गया, और बूम हमारे पास चला गया 20 के ऊपर चला गया, ठीक है। उसने सेम वही प्रोसेस किया, कुछ भी चेंजिंग नहीं की। तो एट दी एंड आप देख लो कि आपके पास जो रिटर्न निकल कर आया वो -0.2 आया, और स्टॉक यू का आपके पास आया 0.26 आया, जबकि इसके अंदर रिस्क फ्री रेट उसने बताया इस 10% है। तो जब आपने जो इसके मुताबिक से सॉल्व किया 26 - 10 स्टॉक यू का किया है तो 16%,
और प्रीमियम का किया तो -12% आया। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। अब देखिए, एक हमने वेरिएंस किया ऊपर कैलकुलेट, ठीक है। अब एक वेरिएंस हम करेंगे नीचे कैलकुलेट। दोनों वेरिएंस में डिफरेंस है, दोनों वेरिएंस अलग-अलग तरीके से कैलकुलेट होंगे, सिमिलर कैलकुलेट नहीं होंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने याद इसमें रखनी है, क्यों, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चन में वेरिएंस थोड़े अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। अब देखें बाकी हमारा, अब इसमें हमने क्या करना है, वेरिएंस कैलकुलेट जब हमने करना है, इसके अंदर ना इस तरह से होता है कि इस तरह का जब क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे होते हैं ना, एग्जामिनर के पास चॉइस नहीं होती, ठीक है। लेट्स सपोज वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें, प्लस आप इसका वेरिएंस कैलकुलेट करें, प्लस आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करने का एक अलहदा प्रोसेस है जो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुश्किल नहीं है, वेरिएंस निकाल आएगा तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा, उसमें आई थिंक 30 सेकंड नहीं लगेंगे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फाइंड आउट करने में। लेकिन वेरिएंस का प्रोसीजर आप देख लो, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज़ को आप याद रखो। अच्छा, अब हम स्टॉक एल की बात करते हैं जिसमें हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया -20, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी इसमें सेम दी हुई है, इसके अंदर जो इक्वल टू 1 है, ठीक है। रिटर्न डेविएशन फ्रॉम ER, एक्सपेक्टेड रिटर्न जिससे आप कहते हैं, ठीक है। लास्ट वाली एग्जांपल, जो एग्जांपल ये दी हुई है, यहीं से इसने -20 लिया हुआ है, ये वाला -20, ठीक है। यहाँ से देख लें रिटर्न ऑफ एल क्या दिया हुआ उसने, -20, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने कहा था 0.25, देख रहे हैं, -20 और 0.25, यही चीज़ यहाँ पे इसने वेरिएंस में निकाली है। देखें, उसने कहा कि रिटर्न डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, रिसेशन में -20 -0.25, ठीक है, इक्वल टू आ गया -0.45, और बूम में 0.70 हमारे पास था, -0.25 जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एल था, ठीक है। तो जब हमने -0.45 का हमें स्क्वायर लिया, देखिए तरीका वही है जो हमने अभी पीछे भी किया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, माइनस हमने क्या किया था, एवरेज, ठीक है, उनको हमने माइनस किया, जो आया उसका हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया, ठीक है। इसी तरह हमने किया था, यहाँ पे भी हमने वही काम किया कि हमने इसमें क्या किया कि RL माइनस ERL, एक्सपेक्टेड स्टॉक ऑफ रिटर्न स्टॉक L को हमने माइनस किया, -0.45 हमारे पास आया, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। जब उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 0.2025, ठीक है। इतना का क्लियर हो गया, इतना आ गया 0.2725, या कि स्क्वायर रिटर्न डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन हमने लास्ट में क्या किया था, हमने इसको सम अप किया, ठीक है, हमने इसको सम अप किया था, और इसको हमने डायरेक्ट वेरिएंस ला के और डिवाइडेड बाई T-1 कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया है, वो उस चीज़ को देखो -0.45 तुम्हारे पास आ गया, तुमने इसके स्क्वायर ले लिया तो तुम्हारे पास आ गया 0.2025 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए कि यार प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट के अंदर इसने लिख दिया 0.10125, ये कहाँ से आया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कहाँ से आया। ये यहाँ से आया कि इसने क्या किया, 0.2025 को इसने जब तुमने स्क्वायर निकाला, तुम्हारे पास ये अमाउंट है, तुमने इसको ज़रब दे दी किससे, 0.50 की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। जब तुम 0.2025 को मल्टीप्लाई करोगे 0.50 से, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगी 0.10125, ठीक है। इसी तरह इसने रिसेशन में निकाला, इसी तरह इसने बूम में निकाला, इसमें इसका टोटल ले ले तो तुम्हारे पास टोटल वेरिएंस आ गया 0.2025, टोटल वेरिएंस तुम्हारे पास आ गया। अब तुम इसका अंडर रूट ले लोगे तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, समझ गए, ठीक है। इसी तरह उसने स्टॉक यू के अंदर किया कि स्टॉक यू के अंदर इक्वल है, अभी इक्वल वाली में बात करें तो 0.50 -0.30, ठीक है, जो स्टॉक एल के यू के अंदर था, और इसका हमने क्या निकाला था, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकाला था, वो निकाला था 0.25, तो उसको हमने माइनस कर दिया 0.25 तो 0.10, उसका हमने स्क्वायर ले लिया 0.01 आ जाएगा, आगे 0.01 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.50 से, तो हमारे पास आ गया 0.00500, ठीक है। और बूम में भी हमने इसी तरह किया, तो टोटल हमारे पास जो वेरिएंस आया इसका, ये आपके पास वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड रूट लेोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। होपफुली मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को
कि ये हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं जहाज़ की आवाज़ में माजरत चाहता हूँ, ज़्यादा होगी। एक जहाज़ जा रहा है और दूसरी साइड से एक जहाज़ वापस आ रहा है, तो एक वक्त में 2 जहाज़ यहाँ से भी फ़िलहाल जा रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं समराइजिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एल हमने निकाला 25%, स्टॉक यू 20% निकाला, वेरिएंस 0.2025 निकाला और एक्सपेक्टेड स्टॉक यू का 0.0100 निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन 45%, 45% और 10% आ गई, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होती क्या चीज़ है। ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके दोनों जो स्टॉक होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कि बराबर उनके जवाब आ रहे होते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना वो आपको हेल्प करता है कि हमें किस स्टॉक को लेना चाहिए और किस स्टॉक को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है CV, वो इक्वल किसके होता है, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय वेरिएंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, या आपको MCQs में भी आ सकता है। वो पूछ सकता है कि आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दे और एक वेरिएंस दे दे। ठीक है, और वो बताए कि फ़लाँ एक इन्वेस्टमेंट है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। ठीक है, जबकि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है और दूसरी चीज़ ये है। ठीक है, वेरिएंस। तो आपने उसको बताना होगा कि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिवाइड इक्वल टू आपके पास है वेरिएंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो एक का 1.8 आया और एक का 0.5 आया। तो ऑब्वियसली 1.8 इज़ द हायर रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड इन द फ्यूचर वी विल गेट द हाई अमाउंट इन रिटर्न, सो वी विल एक्सेप्ट द स्टॉक L। अच्छा जी, यहाँ तक हमें इसको क्लियर किया। अब जो नीचे वाली एग्जांपल है ना वो अब उसने दी हुई है अनइक्वल, जिसमें प्रोबेबिलिटी थी। सेम थिंग है कि पहले हमने क्या किया कि जो हमारे पास रिटर्न्स थे स्टॉक के, उसको हमने माइनस किया एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। जो हमारे पास वैल्यू आई उसका हमने स्क्वायर लिया। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ, वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। इसी तरह हमने रिसेशन में किया, बूम में किया, और जब हमने उसको टोटल कर लिया तो हमारे पास वो उसका वेरिएंस आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमने ये किया था। जो हमारे पास लास्ट वाला हमने किया था, कंफ्यूज नहीं कर रहा इसलिए मैं लास्ट वाले को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें हमने एक्चुअल हमारे पास जो उसने अमाउंट दी थी उसमें से हमने एवरेज अमाउंट निकाली। एवरेज अमाउंट का हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई उसको हमने टोटल किया। हमने कहा कि ये जो टोटल स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं डेविएशंस की, ठीक है, इसको हमने वेरिएंस के फार्मूले में पुट किया। ठीक है, उसको हमने T-1 कर दिया। ठीक है, जो भी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय T-1 उसको हमने किया। ठीक है, जो उसका आंसर है वो हमारे पास वेरिएंस आ गया, और जो वेरिएंस था उसको जब हमने अंडर रूट लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, और इसके अंदर हमने इन क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसमें हमें स्टॉक भी गिवन था, उसके रिस्क भी हमें गिवन थी, इसमें उसने हमें प्रोबेबिलिटी भी बताई। ठीक है, तो सिंपल इसके अंदर सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने किस तरह से इसमें निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने इसमें इस तरह से निकाला कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास रिस्क था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो वो हमारे उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आया रिसेशन में और बूम के अंदर। ठीक है, जब आप दोनों को जमा करोगे तो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। अगर नहीं करते, एक आपको पेपर में गिवन दिया गया तो आप सिंगल करो तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वेरिएंस की बात की, तो वेरिएंस के अंदर हमने यही बात की कि हमने हमारे पास जो रिस्क है उसको हमने माइनस किया। जो हमारे पास टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास निकला था उससे हमने उसको माइनस कर दिया। फिर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई हमारे पास
उसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद जो हमारा वैल्यू आई उसको हमने उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, वो उसको हमने टोटल को, मतलब कि 1 है या 2 है जो वैल्यू आपके पास है, अगर 2 है तो उसको टोटल कर लेंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा, अगर सिंगल है तो वो ही आपका वेरिएंस रहेगा, उसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का हमने ये कहा कि जब हमारे पास 2 एक सिमिलर किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है तो एट द एंड हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वॉलेटाइल होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा कि वेरिएंस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक बात की जो कि मैंने आपको जल्दी से समराइज़ करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पास पार्ट आता है पोर्टफोलियो का, ठीक है, और ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर भी होगा पोर्टफोलियो का, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए, अगर एग्ज़ाम में आए तो आपके लिए दिक्कत ना हो। अच्छा जी, पोर्टफोलियो की अब हम बात करते हैं। पोर्टफोलियो हमारे पास क्या चीज़ होती है? देखिए जी, आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है, लाइक आपके पास बॉन्ड्स भी हैं, आपके पास स्टॉक्स भी हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप जब इनको एक जगह पे मर्ज करेंगे, एक ऐसी शीट आप बना लेते हैं कि जहाँ पे आप हर सिक्योरिटी को मर्ज कर रहे हैं उसके ग्रुप के लिहाज से, जो है बॉन्ड्स की एक लगा दी है। हम बात करते क्रिप्टो की बात करते, क्रिप्टो में जितनी आपके पास एथेरियम आते हैं, बिटकॉइन आते हैं, वन कॉइन आता है, डॉज आता है, जो भी आता है, ठीक है, वो आपने एक लिस्ट बना ली उसकी, ठीक है, आपने जो फिज़िकली आपने बैंक वगैरह में इन्वेस्टमेंट की उसकी एक लिस्ट बना ली, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ये पोर्टफोलियो क्या कहता है। कहता है कि पोर्टफोलियो इज़ द ग्रुप ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर, जो कि आपने रखे हुए, इन्वेस्टर ने रखे हुए होंगे, वो आपकी पोर्टफोलियो कराएंगे। अच्छा, पोर्टफोलियो वेट क्या होंगे? अच्छा, अब पोर्टफोलियो वेट कहता है कि आर द परसेंटेज ऑफ अ टोटल पोर्टफोलियो डेट आर इन्वेस्टेड इन ईच पोर्टफोलियो एसेट। ठीक है, टोटल परसेंटेज होगी आपकी पोर्टफोलियो की, जो भी वैल्यू आएगी उसकी आप परसेंटेज ले लेना, सिंपल, आपका पोर्टफोलियो की परसेंटेज निकाल आएगी। अब इसने नीचे बताया हुआ है, कहते हैं इफ़ यू हैव $50 इन वन एसेट, ठीक है, आपका एक एसेट है $50 में, जबकि आपका जो दूसरा एसेट है वो है $150, देन ओवर टोटल पोर्टफोलियो की वर्थ कितनी होगी? $200, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एसेट इन पोर्टफोलियो इज़ 50 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है, टोटल है, टोटल को आगे हम देखेंगे, हम इस टोटल को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम यहाँ पे देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट एसेट इन पोर्टफोलियो इज़ $50 को हम जब डिवाइड करेंगे टोटल पे 200 पे इक्वल टू 0.25, ठीक है, वाइल द सेम फॉर द सेकंड एसेट, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 0.75, सो द पोर्टफोलियो वेटेज इज़ 0.25 एंड 0.75, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपको पास एग्जैक्ट एक 100 के अंदर आपके पास अमाउंट निकाल आएगी। ओके, अब ये देखें, अब हम कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न्स, ठीक है, इन स्टेट ऑफ अकर। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी हम इसमें इसका कैलकुलेट करेंगे। ये आपने प्रोसीजर गौर से देखना है, बहुत आसान है, एक दफ़ा आपको प्रोसीजर पता चल जाए तो हर चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। एक दफ़ा हाथ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हाथ से नहीं करना चाहते, टाइम नहीं है, इसी चीज़ को आप 2 से 3 बारी रिपीट करें, इसको देखें, आप समझें अपनी तौर पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। मानता हूँ फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैं कैलकुलेशंस काफ़ी करवा रहा हूँ, इवन दो अब तो मुझे आपको करवाते करवाते मुझे ख़ुद वो इतनी अच्छी रिवीजन होगी कि मुझे ये चीज़ ज़ुबानी याद हो गई हैं कि ये किस तरह कैलकुलेट होते हैं, क्या फार्मूलाज हैं।
लेकिन खैर ये आप लोगों के लिए भी ज़्यादा होपफुली इन द फ्यूचर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो कि कहीं भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फाइंड आउट करने पड़ जाएँ, कुछ करने पड़ जाएँ तो आप कर सकते हैं। ऑल दो तो अब तो सॉफ्टवेयर्स का ज़माना है, हर चीज़ आप इसलिए वैल्यूज़ डालनी होती है और वो ऑटोमेटिक आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरिएंस ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करके आपके सामने वो रख देता है। लेकिन फिर भी लाइट भी जा सकती है, पाकिस्तान है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो में से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अच्छा अब देखें जी, आपके पास इसमें हम डायरेक्ट बात करते हैं, उसमें पुरानी ही एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। -20 और 70% वाली जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पीछे ऊपर हमने की है, लेक्चर तो वही है। अच्छा जी, रिसेशन के अंदर देखें उसने सेम प्रोबेबिलिटी रखी है 0.50 रिसेशन में और 50% ही आपकी बूम के अंदर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब वो उसने क्या किया कि पोर्टफोलियो रिटर्न इफ़ स्टेट अकर, ठीक है। अब -20% हमारे पास पीछे रिस्क था रिसेशन में स्टॉक एल के लिए, राइट, और स्टॉक एल के लिए हमारे पास बूम था 20% के अंदर, ठीक है। जबकि स्टॉक यू के लिए हमने वहाँ पे रिसेशन 30% था और स्टॉक बी के यू के लिए ही जो हमारे पास बूम था वो था हमारे पास 10%, ठीक है। तो उसी को उसने कंटिन्यू किया, हमने कुछ डिफरेंस नहीं किया इसके अंदर, हमने सिंपल वही किया जो हमने पीछे किया था कि हमने क्या किया था एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए, कि हमने क्या किया, जो हमारे पर रिस्क दिए थे उसको हमने उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया था। सेम यहाँ पे भी उसने ये किया है कि 0.50 मल्टीप्लाई बाय -20, ठीक है, एल का, प्लस 0.50 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस यू का इक्वल टू 5%, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 70 बूम के अंदर, ठीक है, प्लस 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 40%, ठीक है। अब ये देखो, अब एक चीज़ में नोट करना, क्वेश्चन दो तरह से आएगा। एक वो पूछेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक एल, स्टॉक यू, स्टॉक XYZ वट एवर, ठीक है। एक इस तरह पूछेगा, क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूँ तुम्हें। जब वो स्टॉकों के ऊपर बात करेगा ना, ठीक है, तो तुम्हारे माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए। वो बात ये क्लिक करनी चाहिए कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, पीछे वाला मेथड हमने अप्लाई करना है, ठीक है, जिसमें हमने अलग-अलग तरीके से निकाला था। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना तुम लोग। ये वाला, ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये देखो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रुक गए, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई किया, P मल्टीप्लाई बाय R L 0.16, ठीक है, ये रुक गए। टोटल इसका हमने किया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, ये आ गया L का, टोटल हमारे पास ये आ गया। देखो, ये स्टॉक टू स्टॉक हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें किसका चाहिए, हमें पोर्टफोलियो का चाहिए, ठीक है। हमने बात की है हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न दो, और हैं भी इसमें दो तरह के क्वेश्चन, या तो तुम्हें स्टॉक का वो देगा, ठीक है, या तो तुम्हें देगा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का देगा, वो तुम्हें कहे ए ये है, बी ये है, तुमने उसकी बात नहीं सुननी, तुम उससे कहो तू भाई कहीं जा, लेकिन हमने ए बी, हमने तूने प्रोबेबिलिटी का मांगा, हम तुझे प्रोबेबिलिटी का निकाल के देंगे, ठीक है। तो तुमने यही करना है, प्रोबेबिलिटी का ही उसको निकाल के देना है और तुमने इकट्ठा उसको मल्टीप्लाई करके देना है, अलग-अलग नहीं, ठीक है। जैसे -0.50 मल्टीप्लाई बाय 70% प्लस -0.50 मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल टू 40%, ठीक है। अब 0.25 ये तुम लोगों को पता ही है कहाँ से आया, कि 5 को तुमने क्या किया, दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया उसकी, ये प्रोडक्ट क्या बेसिकली तुम्हारा वेरिएंस है यार, ये तुम्हारा वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस के लिए तुमने क्या किया, तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई, इसको तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी के साथ 0.50, तो तुम्हारे पास का वेरिएंस आ गया। दोनों को जमा करोगे तो उसने टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम्हें बताया 0.225। अच्छा, ये तुम्हारा वेरिएंस नहीं है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ही है, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि हमारे प्रोडक्ट का वेरिएंस ये होगा
लेकिन ये तुम्हारा वेरिएंस नहीं है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ही है। लेकिन उसने एक और तुम्हें तरीका बताया कि अल्टरनेटिवली पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है ऊपर वाले तरीके की निस्बत। ठीक है, जब भी वो तुम्हें कहे ना पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, अब मेरी एक बात सुनो, वो तुम्हें ना स्टेटमेंट कैसे देगा, ये तो इसने तुम्हें बता दिया ना, सॉल्व करके बता दी, तुमने इसमें से वैल्यू निकाल ली कि हाँ यार ये वैल्यू थी जो पहले यूज़ हुई थी। स्टेटमेंट देखो तुम्हें कैसे देगा, वो तुम्हें एक स्टेटमेंट देगा जिसमें वो कहेगा कि जो इक्विटी है वो 70% है, जबकि ऑल तो डेट होगा। ठीक है, जो बाकी बच गया वो तुम्हारा डेट होगा। तो तुम कहोगे कि यार इक्विटी 70% डेट, हमारे पास 30%, यानी कि ये तुम्हारा, तुम कहोगे ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, 70% 0.70 और 0.30 की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, इस तरह भी दे सकता है, तुम्हें वैल्यूज़ भी दे सकता है, दोनों तरह से सुन लो। ठीक है, साथ वो तुम्हें कहेगा कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए है, ठीक है, या रिस्क ए है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेगा, रिटर्न ए है। ठीक है, ए स्टॉक का कह लो या ए का कह लो, फर्ज करो वो कहता है 20% है और बी का कहता है 70% है। ठीक है, फिर एंड पे वो कहता है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो या ऑफ द स्टॉक ए एंड बी। समझ गए मेरी बात? अब इसमें तुमने क्या करना है, तुमने कंफ्यूज नहीं होना। तुम यहाँ पे कहोगे यार यहाँ पे तो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं। ठीक है, तुमने कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तुमने क्या करना है, जो 70 वाली है ना, जो तुम्हें वैल्यू दी हुई ए वाली, ए को 70 से भी करना है, ए को 30 से भी करना है, बी की वैल्यू को 70 से ही करना है और बी की वैल्यू को भी 30 से करना है। समझ गए हो? ठीक है, दोनों से करना है उनको। उनका जो अलग-अलग अगर स्टॉक की बात करेगा, जो उनका अलग-अलग टोटल आता रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक है, वेरिएंस की बात करें, ठीक है, वेरिएंस तुम्हें आता ही है निकालना, वो तुम्हें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न ए माइनस की जो वैल्यू, ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर ले लेना। स्टॉक की बात करो, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ले लेना, उसको दोबारा उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा वेरिएंस निकल के आएगा। ठीक हो गया? अब आगे देखो, ऑल्टरनेट तरीका क्या बताया उसने कहा, प्रोबेबिलिटी ले लो, मल्टीप्लाई उसको करना है। प्रोबेबिलिटी ये 0.50 की आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, पी मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एल। पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल रहे हो। पहले तुम क्या कहते थे, अलग-अलग स्टॉक का रिटर्न निकालते थे, अब तुम पूरा पोर्टफोलियो का निकाल रहे हो। एक बात मज़े की बताओ, जो स्टॉक का रिटर्न होता है ना, वो तुम्हारे सामने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। पहले तुम्हें यू का निकालना होता है, फिर तुम्हें वाई का, एल का निकालना होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, तो ये बहुत पेपर में वो ऐड करता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि बच्चों को वो सवाल आता है, स्टूडेंट्स को। ठीक है, रहता है वो यही पूछता है कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल, क्योंकि बहुत आसान होता है ये निकालना, इसमें मुश्किल नहीं होती। इसको देखते हैं। अच्छा जी, उसने ले लिया 0.50 मल्टीप्लाई पे ई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, उसने एल, यानी कि वो हमें देगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए। जैसे मैंने कहा कि वो 10% देता है, 20%, हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एल उसने दिया है, उसने कहा 25%, तुमने 25 लिख दिया, प्लस कर लिया 0.5, तुम्हारे दोबारा से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसको तुमने क्या किया, उसको तुमने आगे दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया, कौन से स्टॉक बी के साथ, जो स्टॉक यू के साथ जो उसने दिया है, तुमने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड आसान है। ऊपर वाला भी आसान है, ऊपर वाले में भी हमने ये किया था, लेकिन हमने ऊपर वाले में दो तरीक़ों से हमने किया था, रिसेशन का अलहदा कर लिया, बूम का अलहदा कर लिया। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे तुम ओवरऑल ईजी सी एक लाइन के अंदर ही एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे और ठीक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे। ठीक है, तो इस मेथड को याद रखना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जिसका भी है, प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जिसका भी, यानी कि बी कह लो उसको, या यू कह लो, वाई कह लो, जी कह लो, जो मर्जी कह लो। ठीक है, उनको तुम निकालोगे, तुम्हारे पास ये निकाल आएगा। आसान तरीका तुम्हें बताया मैंने। अच्छा,
suppose we had an asset in our portfolio where n is any number and let x1 xi stand for the percentage of our money and asset I, then the percentage return is accepted return is वही x1 मल्टीप्लाई बाई वन, या वही प्रोबेबिलिटी वाली बात की है, परसेंटेज वाली, ठीक है, यही फॉर्मूला उसने उसमें बताया हुआ। अच्छा, अब इसकी ना एक और चीज़ देखो यहाँ पे, हाँ इसकी एक और चीज़ देखो, तुम ये समझ जाओगे तुम्हें ना आगे पोर्टफोलियो वाला चैप्टर करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली हम ये पोर्टफोलियो ही कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है जो अगले चैप्टर में भी उसने फेंका हुआ है। अब वो तुम्हें इसकी जगह तीन एसेट्स दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, अब तुम्हारे लिए मेरा नहीं ख्याल मुश्किल होगा, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया है अगर वो तुम्हें कहेगा पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो। जब वो पोर्टफोलियो की रिटर्न की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो तुम्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले गिवन दे देगा। जब वो एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा तो तुम्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, समझ गए हो ना, मुश्किल नहीं होगी तुम्हारे लिए यह निकालना। अब वो तुम्हें जितने भी दे दे वो तुम करते रहोगे। अच्छा जी, अब उसने ना क्या किया यहाँ पे वेरिएंस के लिए पोर्टफोलियो के, हमारे पास क्या था, हमने सिंपल किया, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें से हमने माइनस किया किस चीज़ को, हमने किया 0.225 को, ठीक है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आया, सही है, उसका हमने होल स्केल ले लिया, जो हमारे पास इक्वल पे आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। यानी कि तुम इसका वेरिएंस का आसान सा तुम्हें फार्मूला बताओ तो तुम कहोगे कि इसका वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो तुम्हारा वेरिएंस का फार्मूला ये होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो का बहुत आता है क्वेश्चन, है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये, और बहुत आसान सा होता है, आधी लाइन 1.5 लाइन की भी इसकी स्टेटमेंट नहीं होती मुश्किल से जो पेपर के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये आता है सवाल। अच्छा, अब इसके अंदर देख लो उसके स्टैंडर्ड इसका वेरिएंस निकालने का तरीका, ठीक है। तुमने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो तुम्हें दिए हैं तुमने इस तरह से लिख लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम्हें उसने ऑलरेडी गिवन दिए हैं, ए का ये होगा, बी का ये होगा, पोर्टफोलियो तुमने उसका निकाल लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न का पोर्टफोलियो निकाल लिया। अब वो तुम्हें कहता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम कैसे निकालोगे, वेरिएंस कैसे निकालोगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कहेगा तो वेरिएंस ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम उसका वेरिएंस कैसे निकालो, वेरिएंस तुम कैसे निकालोगे कि तुम लिख लो कि वेरिएंस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 0.50 मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। उसके अंदर तुम लिखो उसके अंदर क्या लिखोगे तुम, उसके अंदर तो तुम लिखो कि जो तुम्हें पोर्टफोलियो का रिटर्न मिला है, तुम्हें पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना मिला, लेट्स सपोज तुम कहते हो कि तुम्हें 22.5% का रिटर्न मिला है, ठीक है, मिला है, तुम उसमें लिखो 0.225, ठीक है। उसको में से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे तुम, ठीक है, तुमने उसमें से माइनस करनी है अपनी जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, मतलब कि अगर वो 10 था, ठीक है, तो उसमें से तुमने उसको माइनस कर देना, या 10 माइनस तुम ये कर लो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी कर लोगे, उसका होल का स्क्वायर ले लो, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो पी अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो तुम्हारे पास वेरिएंस आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ कि वेरिएंस इज़ इक्वल टू पी यानी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन करो, उसके अंदर तुम लिखो कि जो तुम्हारा स्टॉक ए की वैल्यू है वो लिखो, उसमें से माइनस कर दो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, माइनस करके उसका होल का स्क्वायर ले लो, ठीक है। जब दो को स्टॉक ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना, ठीक है। जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.050 जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें तो ये है ना, वहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी वो दे सकता है, सिमिलर की भी वो बात कर सकता है, डिफरेंस भी दे सकता है, ठीक है। जो वो प्रोबेबिलिटी देगा तुमने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास इसका क्या निकल आएगा, वेरिएंस निकल आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास इसका वेरिएंस निकल आया, और ऐसा उस पर थोड़ा सा और एहसान कर देना कि भाई तूने वेरिएंस पूछा था, ये ले हमने अंडर रूट डाल के तुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के दे दिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के दे देना। एक
2 सेकंड लगेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, वो भी उसको तुम निकाल के देते रहना, वो तुम्हारी तरह एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगी कि हाँ कोई छोटी मोटी कोई गलती हो तो शायद वो इग्नोर कर दे, वो कहे कोई नहीं बच्चे ने बड़ी मेहनत करके हमें SD स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दिया है। ठीक हो गया, तो ये वाला सवाल आपका इस तरह से हल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उसने क्या किया, आप करें ABC। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल अब तुम लोगों के लिए ये चीज़ मुश्किल होगी कि अगर अब अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताता हूँ कि अगर इसको हम इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करें तो तुम किस तरह करोगे। 0.40 को मल्टीप्लाई करोगे 10% से, प्लस करोगे 0.40 को मल्टीप्लाई करोगे 15% से, प्लस तुम क्या करोगे 0.40 को मल्टीप्लाई करोगे 20% के ऊपर। ठीक है, फिर जो उसका आएगा रिटर्न उसको लिख लेना। फिर बस्ट में भी तुम इसी तरह करोगे 0.60 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0.60 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0.60 मल्टीप्लाई बाई 0, जो आएगा उसको तुम उसमें लिख लेना। ठीक है, जब तुम लिख लोगे उसको तुमने क्या करनी है, ज़रब दे देनी है उसके पोर्टफोलियो के साथ। हमने ये किया था ऊपर, पोर्टफोलियो के साथ ज़रब दी थी। हाँ हमने ये किया था ऊपर। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको हम दोबारा उसके पोर्टफोलियो के साथ हमने उसको ज़रब दे देंगे। तो हम जब हम दोनों को बूम में और बस्ट में ज़रब दे के 0.40 और बूम में और 0.60 बस्ट में ज़रब दे के जो हमारे पास एंड पे वैल्यू निकलेगी इसकी, ठीक है, उसको हम कह देंगे कि यार ये हमारे पास, उसको हम टोटल करके कह देंगे ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वही हम काम करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और जैसे बूम का हमने अलहदा से निकालना और बस्ट का अलहदा से हमने निकालना हो। ठीक है, इस तरह आपके पास स्टॉक A का भी अलहदा से, स्टॉक B का भी अलहदा से। ठीक है, तो बूम के अंदर आप इस तरह से करेंगे कि आप लिखेंगे वेरिएंस फॉर बूम की जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न की। ठीक है, तो आप लिखेंगे बूम वेरिएंस इज इक्वल टू 0.40 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑन। ठीक है, और जैसे स्ट्रोक 10 है तो 10 माइनस हम कहते हैं कि हमारे पास इसके प्रोबेबिलिटी निकल के 20 फर्स्ट करते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, 10 माइनस 20 का होल स्क्वायर लेंगे, प्लस हम प्लस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 0.40 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन 15 माइनस 20 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, फिर हम कहेंगे 0.40 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 20 कर देंगे का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके इसका वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, बस्ट का और उसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बूम में करेंगे, बस्ट में करेंगे और यही चीज़ आपके पास आएगी। ठीक है, ये देखो ना, इसने भी यहाँ पे इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये देखो, ये इसने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके तो मैंने निकाल के दे दी। ये इसका पोर्टफोलियो, ये इसका पोर्टफोलियो निकाल के उसने दे दिया। उसने वो इसकी वेरिएंस उसका ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसने थोड़ा दूसरे तरीके से लिया यहाँ पे, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया आप उस तरीके से भी लोगे तो सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, उस तरह से करके आपके पास ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमने पोर्टफोलियो कर लिया, हमें पता लग गया पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हम रिस्क की बात कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। रिस्क में देखो कहता है कि द ट्रू रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज़ द एन एंटिसिपेटेड और सरप्राइजिंग पार्ट ऑफ द रिटर्न। ठीक है, रिस्क हमेशा आपको पता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में वो होता है कि जो एक अचानक से निकल कर आ जाए, जो आपने एंटिसिपेटेड यानी कि जो आपने कल कैलकुलेट ही ना किया हो, आपके वहम व गुमान में भी ना हो कि यार ये भी रिस्क हो सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनपार्टिसिपेटेड रिस्क है या सरप्राइजिंग रिस्क है। अच्छा, इफ़ वी ऑलवेज रिसीव एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सेप्ट देन द इन्वेस्टमेंट विल बी द रिस्क फ्री। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास दो रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अच्छा, ये आपसे शॉर्ट के अंदर पूछेगा, कोई एक पूछेगा, विद एग्जांपल पूछेगा, लिखा होगा उसने कि विद एग्जांपल भी बताएं। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा। दो चीज़ें हो गई। अगर आपसे सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों वो अगर पूछता है तो वो आपसे वो 5 नंबर में पूछेगा, विद आपने उसको उसकी एग्जांपल बतानी है। ये आपकी बात क्लियर हो गई, होपफुली हो गई होगी। अच्छा,
सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? कहते हैं कि आर रिस्क दैट इन्फ्लुएंस आर लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट रिस्क। ठीक है, सादी ज़ुबान में बताऊँ, वो रिस्क जो कि तमाम आपके एसेट्स के ऊपर या आपकी कंपनी के ऊपर ओवरऑल अफेक्ट करे, ठीक है, उसको आप कहोगे सिस्टमेटिक रिस्क होगा। ठीक है, और वो रिस्क जो आपकी तमाम कंपनी पे अफेक्ट ना करे बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर कंपनी की या एसेट्स के ऊपर अफेक्ट करे, वो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा। ठीक है, ओवरऑल नहीं, पर्टिकुलर किसी मखसूस थोड़ी जगह पे अफेक्ट करे, उसको आप कहते हैं ये अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। अच्छा, अब इसमें जीडीपी, दैट इज़ योर एग्जांपल, जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई, वेजेस, अफेक्ट वेजेस, आपकी सैलरी, कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन बाय द कंपनी एंड सेलिंग प्राइजेस। ठीक है, ये आपने याद रखनी, ये आपको ये देता है एमसीक्यूज़ के अंदर देता है। ये एग्जांपल जो है ना, ये कोई ऑप्शन देता है और कहता है कि इनमें से कौन सी है या कहता है कि कौन सी नहीं है, इस तरह से वो आपको देता है। अच्छा जी, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? आर रिस्क दैट अफेक्ट अ सिंगल और दैट मोस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ एसेट्स बिकॉज दिस रिस्क आर यूनिक एंड इंडिविजुअल कंपनीज। अच्छा, अनसिस्टमेटिक रिस्क को यूनिक रिस्क भी कहते हैं। ये आपने याद रखनी, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को कौन सा रिस्क कहते हैं? यूनिक रिस्क कहते हैं। और इंडिविजुअल कंपनीज और एसेट, दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिक एंड एसेट स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, दो नाम है इसके, अनसिस्टमेटिक रिस्क तो है ही, ठीक है, यूनिक या एसेट स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं, और सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, बाजू का एक वो ऐसी सिनेरियो देता है कि जिसके अंदर वो आपसे सिस्टमेटिक रिस्क का वर्ड यूज़ नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये मार्केट रिस्क होगा या कंपनी या क्या कहते हैं एसेट स्पेसिफिक रिस्क होगा, ठीक है, या यूनिक रिस्क होगा। इस तरह के वो नाम आपसे लेकर इस्तेमाल करेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा रिस्क होगा। ठीक है, उसने कहा द ऑयल स्ट्राइक कॉल इन अ कंपनी विल अफेक्ट द कंपनी एंड परहैप्स इट्स प्राइमरी कंपिटिटर्स एंड सप्लायर्स बट it will have little effect on world oil market and company not in the oil business। ठीक है, ये मतलब कि अगर ऑयल का थोड़ा सा अगर मसला बन गया तो आपको सिर्फ कंपनी तक रहेगा या आपके कुछ छोटे मोटे कंपटीटर तक ना आके आपकी वर्ल्ड ऑयल मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ना ही उन बिजनेसेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा जो ऑयल का काम नहीं करते, उन पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो वी नो टिल नाउ दैट द एक्चुअल रिटर्न आर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जो आपका एक्चुअल रिटर्न है वो दो हिस्सों में आपके पास डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक होता है एक्सपेक्टेड और एक होता है सरप्राइजिंग रिटर्न के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट्स में जिसको आप यूँ से जाहिर करते हैं। तो सिंस द सरप्राइजिंग कंपोनेंट हैज़ एन सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक कंपोनेंट, सो आपके पास जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो इक्वल होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस सिस्टमेटिक रिटर्न प्लस अनसिस्टमेटिक रिटर्न। इसे बताया हुआ है, ये मतलब कि स्टेटमेंट में दे के आपको फॉर्मूला दे के पूछेगा, इस पर कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को नहीं आएगा, ना कोई कह लें कि आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं और डिफरेंट जगह फैले हुए हैं। जैसे कि आपके पास एसेट्स हैं, आपके कुछ बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, कुछ क्रिप्टो आपके पास पड़ी हुई है, कुछ आपने जैसे कि कुछ ज़मीनें आपने ले ली हैं, कुछ सोना लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा जो लोग यही कहते हैं, मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि जब भी आप अपना एसेट्स बनाए तो उनको डाइवर्सिफाई रखें। ये नहीं कि आप अपनी अमाउंट ले और एक ही जगह पे आप एक ही एसेट में आप इन्वेस्ट करते रहें, ऐसा ना करें, आप उसको डाइवर्सिफाई करें उन एसेट्स को। ठीक है, कि अगर कहीं से आपको लॉस हो रहा है तो कहीं दूसरे एसेट से पे आपको डबल ट्रिपल रिटर्न आ रहा होगा, जो कि आपके उस लॉस की रिकवरी कर देगा, आपको पेन महसूस नहीं होने देगा। ठीक है, अच्छा यार, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
नीचे लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है MCQ इस लिहाज से, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, इसको समझो। कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्लाइन एज द नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ इंक्रीज़, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो डिक्लाइन कर जाती है, कब डिक्लाइन करती है, जब नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ इंक्रीज़ होती है। ऐसे सवाल आपसे क्विज़ेस में नहीं पूछे जाते, ये सवाल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लिए फाइनल्स के लिए रखे जाते हैं। उनमें एक क्वेश्चन ये भी आपका शामिल है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो डिक्लाइन कब करती है, जब आपकी नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। जितने नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ होंगे, यानी कि जितने आपके नंबर ऑफ़ स्टॉक्स ज़्यादा होंगे, एसेट्स ज़्यादा होंगी, उतनी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो डिक्रीज़ होती रहेगी, डिक्लाइन गिरती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब उसने बताया कि 2 पॉइंट्स है कि कहता है द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग एन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट इज़ कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन, वही स्प्रेडिंग करे फैलाएँ अपने एसेट्स को, ठीक है। एंड कहता है द प्रिंसिपल ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन टेल्स अस दैट द स्प्रेडिंग एन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मैनी एसेट्स विल एलिमिनेट सम ऑफ द रिस्क, वही वाली बात होगी कि कहीं से अगर आपको कम प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दूसरा एसेट आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा, जिसकी वजह से आपको उस एसेट के कम प्रॉफिट होने के ऊपर पेन महसूस नहीं होगी, ठीक है। आगे कहते हैं देयर इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ अ रिस्क दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड सिंपली बाय द डाइवर्सिफाइंग, दिस मिनिमम लेवल इज़ कॉल्ड द नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क, ठीक हो गया। जो मिनिमम लेवल होता है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क। कहते हैं कि नेट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी रिलेटिवली स्मॉल, सॉरी, ठीक है। नेट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ पोर्टफोलियो विल बी रिलेटिवली स्मॉल इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट, ठीक है, ये भी आपने एक याद रखना है। कहते हैं कि अनसिस्टमेटिक रिस्क इज़ एसेंशियली एलिमिनेटेड बाय द डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन को एलिमिनेट करता है, ठीक है। सो a relatively large portfolio has almost no unsystemattic risk, इसीलिए जो आपके पास लार्ज पोर्टफोलियो होते हैं उसके अंदर अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं होता है, ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क उसमें नहीं होता है। सिस्टमेटिक रिस्क जो होते हैं वो कैन नॉट बी एलिमिनेट बाय डाइवर्सिफिकेशन, वो एलिमिनेट नहीं करते डाइवर्सिफिकेशन को, जबकि अनसिस्टमेटिक डाइवर्सिफिकेशन को एलिमिनेट करता है, ये याद रखना है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है, वो क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन को एलिमिनेट करता है, जबकि जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो डाइवर्सिफिकेशन को एलिमिनेट करता है। अच्छा, अफेक्ट almost all assets in some degree. Okay, so the size of type of portfolio will have little effect on the systematic and non-systematic diversifiable risk. Little effect होता है। समराइजिंग में क्या, टोटल रिस्क आपको पता होना चाहिए, टोटल रिस्क सिस्टमेटिक प्लस अनएक्सपेक्टेड रिस्क हो, ये आपका MCQs आ सकता है। सिस्टमेटिक रिस्क इज आल्सो कॉल्ड द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क और मार्केट रिस्क, ठीक है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क इज़ अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क, यूनिक रिस्क और एसेट स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इस लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।